Guys, Assalamu alaikum. This is Dr. Najim again with another video, and today we have a very respectable guest from Peshawar, Mr. Atif Shahzad Saab. Atif Shahzad Saab has an excellent brag story, which is a story. इन्होंने 20 साल पहले कोई अपनी कंपनी का आगाज़ किया और आजकल ये पेशावर की ही इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ FMCGs इन पेशावर. यूनिलीवर, एंग्रो, पेप्सी, फ्राइटले, ये तमाम बड़े नाम हैं जो इनकी कंपनी के साथ अटैच हैं. तो विदाउट फर्दर डू मैं चाहूँगा कि ये अपना इंट्रोडक्शन खुद करवाएं और फिर एक अपनी बिजनेस जर्नी, तमाम ट्विस्ट एंड टर्न्स और तमाम जितनी भी दुश्वारियाँ आई उनके साथ हमारे साथ शेयर करें. जी आतिफ साहब. जी नजीम साहब, थैंक यू वेरी मच. आई एम रियली फीलिंग ऑनर्ड. मेरी जो स्टोरी का आगाज इस तरीके से है कि जब हम लोगों ने व्हेन वी वर स्कूल गोइंग एंड कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, तो वी वर वेरी शाय. तो मेरी मदर और मेरे वालिद जो हैं लेट फादर, दे आर वेरी विजनरी पीपल. उन्होंने ये सोचा कि गिव देम एन अपॉर्चुनिटी ऑफ इंटर्नशिप प्लेटफॉर्म. तो उन्होंने एक छोटा सा एक ऑफिस पेशावर के अंदर फार्मास्यूटिकल का वो मुझे खोल के दिया विद अ वेरी वेरी मिनिमम फाइनेंसेस. और द थीम बिहाइंड दैट वाज नॉट टू अर्न द मनी but to give us the opportunity to go into the market and learn some street tricks. तो वो मेरे लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा मतलब ब्रेक थ्रू था. और उसमें आई कैन ट्रूली क्लेम कि मैंने आफ्टर FSC I didn't draw any money from my father as a pocket money, so I used to make my own. और उसके अंदर मेरी रिसोर्सेज जो थी वो थी ट्यूशन में पढ़ाता था और साथ साथ अपना मॉर्निंग के अंदर अपना जो रेगुलर क्लासेस थी. इस्लामिया कॉलेज से मैंने BSc किया, फिर पेशावर यूनिवर्सिटी से मैंने MSc किया. तो ये मैं रेगुलर क्लासेस लेता था. फिर मैं अपने जो इंटर्नशिप प्लेटफॉर्म था उस ऑफिस में आके बैठता था और उसमें मुझे वो जो मार्केट की नो हाउ थी वो, क्योंकि इंटर्नशिप का जो प्लेटफॉर्म था उसका मकसद प्राइमरीली तो पैसे कमाना नहीं था, डायरेक्शन जरूरी था कि लोग क्या करते हैं, कैसे जो है ना एस्टेब्लिश करते हैं, लोग मतलब बाय सेल कैसे करते हैं. क्योंकि किसी भी बिजनेस की डेफिनेशन जो है ना इट्स प्राइमरीली ए बाय सेल जो है ना एक आप कह सकते हैं इक्वेशन होती है. तो यू बाय समथिंग एंड देन यू सेल एट अ प्रीमियम प्राइस और उसके बाद फिर आप उसके अंदर जो है ना अपने मार्जिन्स अर्न करते हैं, एक्सपेंस करते हैं. तो जब आप शुरू से इस किस्म की जो है ना एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो यू नो हाउ टू अर्न एंड देन यू नो हाउ टू स्पेंड. तो ये भी एक लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है जहां पे आपको अर्निंग और जो है ना स्पेंडिंग दोनों को मैनेज करने का तरीका आ जाए. तो लकीली आई गॉट दैट एन अपॉर्चुनिटी और मैं अपनी एजुकेशन के साथ साथ उस जो इंटर्नशिप प्लेटफॉर्म है उसको कैरी करता रहा. फिर जो है जब मैंने अपनी MSc कंप्लीट किया तो मैंने अपने वाले साहब को कहा कि मतलब आई एम गोइंग टू take that internship and transform that into a routine regular business. And उसमें अंदर जो है ना वो फाइनेंसेस कुछ नहीं थे, सिर्फ एक जो थी वो जो इम्पोर्टेंट चीज थी वो थी एनर्जी. जो मेरी लाइफ के अंदर मैं समझता हूँ कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो वर्डिंग या फ्रेजेस आपकी लाइफ से गुजरते हैं और वो आपको जो है ना बहुत ज्यादा इंस्पायर करते हैं. तो उसमें एक फ्रेज जो मेरी उस अर्ली लाइफ में गुजरी थी उस पढ़ते हुए तो उसमें था कि डिवोशन टू जॉब इज नॉट सैक्रिफाइस, इट इज द जस्टिफिकेशन ऑफ योर एग्जिस्टेंस इन द वर्ल्ड. सो ऑल दीस 20 years आई जस्ट ट्राई टू जस्टिफाई माई सेल्फ. तो इट वाज वेरी हार्ड. जो आपका इनिशियल 6 years थे 2006 तक, 2000 से लेके 2006 तक जो है ना इट वाज फैनेटिकली जो हार्डशिप्स थी वो मेरे इट केम अक्रॉस इन फ्रंट ऑफ मी. आप ये समझ लें कि उस वक्त जो था माय जो बिजनेस का जो प्रोफाइल था इट वाज वेरी हम्बल फूटिंग विद नो मनी, विद नो कॉन्टैक्ट्स. जो इंटर्नशिप के कॉन्टैक्ट्स थे बस वही थे और हमारे मुकाबले के अंदर बहुत बड़े बड़े जो है ना वो जायंट्स थे, बिजनेस टाइकून्स थे. तो उसके अंदर अपनी जगह को बनाना जो है ना इट वाज क्वाइट अ डिफिकल्ट टास्क. तो 2006 तक, उन दिनों में ये इंटरनेट नहीं था, उन दिनों में जो है ना जब मैं आई एम टॉकिंग अबाउट बैक इन 2000, तो उस वक्त कोई इतना जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन थे स्ट्रांग नहीं थे. तो हमें वो जमाल येलो बुक्स को जो है ना कंसल्ट करना पड़ता था, फार्मा गाइड को देखना पड़ता था. और फिर उसमें इशू ये हुआ कि मैं सोचता था कि ये लोगों को आखिर डिस्ट्रीब्यूशन का जो बिजनेस है ये मिलता कैसे है, मुझे क्यों नहीं मिलता.
तो मैं जो है ना आई यूज टू राइट लेटर्स टू द, ठीक है, वो कुछ बंदे उसका रिस्पांस करते थे, कुछ नहीं करते थे, कुछ आते थे तो हमारा इतना मतलब हम्बल फुटिंग के अंदर सेटअप देख के हमसे मिलते हुए तो खुश होते थे, लेकिन वो हम उस क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरते थे जिसकी वजह से वो मुझे कोई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफर कर सके। कि 2000 में अगर प्रैक्टिकल लाइफ एज अ कैरियर ऑफर किया, 2006 तक सिर्फ स्ट्रगल 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 थी, ठीक है ना, हार्ड वर्क था, और हम ब्रेक इवन, लास्ट ब्रेक इवन इसको लेके चल रहे थे, फाइनेंसेस नहीं थे, और बिना एक स्ट्रगल चल रही थी। फिर दरमियान में जब हमें पहला ब्रेक थ्रू उस वक्त मिला जब 2006 में रैकेट बेनकीजर, ये जो है ना एक बहुत बड़ा मल्टीनेशनल ग्रुप है, इन्होंने हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफर की, और हमने बैंक से फाइनेंस करके तो उसको जो है ना इस डिस्ट्रीब्यूशन को एक्वायर किया। और बैंक को फाइनेंस करने का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी भी लाइफ में अगर कभी बंदा बैंक को फाइनेंसिंग लेता है तो ही नीड्स टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस विद दैट मनी। होता यह है कि आपको वो फाइनेंसेस तो आप अवेल कर लेते हैं, लेकिन आप उसको अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पाते, वहीं से खराबी की जड़ पैदा होती है। तो हमें जो है ना फाइनेंसेस और आपकी जो है ना, मुझे सबसे पहले लाइफ के अंदर मुझे वालिद साहब ने अपनी लाइफ के अंदर 5 लाख रुपए दिए थे 20 साल पहले, और उसके बाद ये काम शुरू करते करते जब आप समझे कि इस मुझे जो दूसरा फाइनेंसेस का जो ब्रेक थ्रू मिला वो मुझे 3 मिलियन की रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी दी थी बैंक ऑफ खैबर ने, जो बाद में मैंने चूंकि उसको बड़ा कॉशियसली और इफेक्टिवली यूटिलाइज किया, और मेरा कंज्यूमर का अच्छा ये जो रैकेट बेनकीजर के साथ बिजनेस के अंदर एंटर होना, ये मेरा पहला ब्रेक थ्रू था प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, और एफएमसीजी के रास्ते हमारे लिए खुले, और हम कंज्यूमर से डाइवर्ट करके डाइवर्सिफाई किया टुवर्ड्स एफएमसीजी बिजनेस। और एफएमसीजी बिजनेस के अंदर जब आपके पास रैकेट बेनकीजर की स्टैंप लग गई, इसका मतलब है कि आप पे दूसरी कंपनियों के दरवाजे खुल गए। तो इस दौरान जब मैं स्ट्रगल कर रहा था, मेरा छोटा भाई शाकिर शहजाद, उसने एमबीए आईएम स्टडीज से पेशावर यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया, और उसने मुझे ज्वाइन किया। उसके बाद हमने जो है ना फर्दर डाइवर्सिफाई किया, बैंक की फाइनेंसिंग लेके और कुछ फ्रेंड्स के साथ पार्टनरशिप करके सीएनजी बिजनेस की तरफ गया। उस वक्त सीएनजी बिजनेस एक बूमिंग बिजनेस था, और शाकिर को जो है ना, मेरा जो छोटा भाई था, उसने उस प्रोजेक्ट को ओन किया, और मैं अपनी डिस्ट्रीब्यूशन की बिजनेस को कैरी मैंने किया। तो जब हमारा रैकेट बेनकीजर के बाद फौरन, जी हम रैकेट बेनकीजर के ऊपर आएंगे दोबारा आपके सीएनजी बिजनेस पे। ये जो 2000-2006 के दरमियान का आपने वक्त बताया कि स्ट्रगल से बहुत ज्यादा ये इसके अंदर शामिल थी, मैं चाहता हूँ इस पे थोड़ा सा हम और इसको ना डिग डाउन करें, इसको एक्सप्लोर करें। आपने उस लेटर का जिक्र किया जो कि आपने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को लिखा कि आखिर हमें क्यों नहीं मिलते, उसके बारे में थोड़ा बताइएगा कि उसका रिप्लाई क्या आया और फिर वहां से आप किस तरह चले। और उसके अलावा ये कि जो 2000 और 2006 के दरमियान आप कह रहे हैं स्ट्रगल का टाइम था, तो थोड़ा सा और उसमें बताएं क्या मुश्किलात आई, क्या फेलियर्स आए, ऐसे पॉइंट्स भी आए कि आपने बोला बस मैं छोड़ देता हूँ यार, कोई जॉब कर लेता हूँ, इस बारे में थोड़ा सा तफसील से बताइएगा। अच्छा, अल्लाह की ये बहुत मेरे पे मेहरबानी रही है कि मेरे पे फ्रस्ट्रेशन जरूर आई है, लेकिन कभी भी मैं डिट्रैक्ट नहीं हुआ। इस हद तक हौसला कभी मैंने नहीं हारा कि मैं कहीं जॉब की तरफ जाऊं, क्योंकि मेरा एक प्लेटफॉर्म बना हुआ था कि जो भी करना है, अगर क्योंकि आप हमेशा अगर जीते हुए लोगों के साथ, ऐसे बंदों के साथ आप उठना बैठना करें, आप अपना मेंटोर उसको रखें कि जो एक सक्सेस स्टोरी हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। जब उस वक्त जब आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो अगर आप किसी ऐसे बंदे के साथ अपना उससे मशवरा लेते हैं, या उस ऐसे बंदे के साथ उठते बैठते हैं कि जो अपनी लाइफ से तंग हो, या जो ऑलरेडी अंगूर खटे हैं की सिचुएशन करके जो है ना खामोश बैठा हो, तो उस बंदे को आप ना वहां से मोटिवेशन होती है। तो कोशिश करना चाहिए उस लाइफ पीरियड के अंदर आप जो है ना उन लोगों के पास बैठे हुए हैं जिनके अंदर एनर्जी हो, जो आपको जरूर ये बताएं मुश्किलात हैं, लेकिन देयर लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस सिलसिले में मेरा इंटरेक्शन उन जैसे लोगों के साथ रहा जो कि इस तरह लाइफ के अंदर सक्सेसफुल थे और करियर के अंदर प्रोग्रेसिव थे। तो उस हवाले से जो है ना लेटर्स जब हम कंपनियों को लिखते थे तो कुछ जवाब ये आता था कि इस सिलसिले में आपका एप्लीकेशन है वो अपनी फाइल में लगा दी है, कभी हमें जरूरत होगी तो हम आपको कंसिडर करेंगे। उसके बाद जो उस सिलसिले में मेरा इंटरेक्शन है वो अपनी फाइल में लगा दी है, करियर के अंदर प्रोग्रेस थे, अगर उनको जरूरत होती थी तो हमें विजिट करते थे, लेकिन हमारे मुकाबले में जितने सोचते थे तो उनको समझ आती थी कि ये शायद इतना अच्छा
जो है ना कोई डिसीजन नहीं होगा कि किसी स्टैब्लिश बिजनेस एंटरप्रेन्योर से एक स्टैब्लिशिंग बिजनेस एंटरप्रेन्योर की तरह विद लिमिटेड रिसोर्सेज आप जो है ना, और यंग एज भी थी कि उसके अंदर आप जो है ना उनको मौका दिया जाए। बट रैकेट बनकीजर जिस वक्त मुझे 2006 में मिली तो वो खुद जो है ना स्ट्रगल कर रही थी, और उस वक्त अगर मैं आपको रैकेट बनकीजर अगर आप जो है ना उसका गूगल करें तो आपको पता चलेगा कि ये फार्मास्यूटिकल और रैकेट बनकीजर क्या थी। इसके रैकेट बनकीजर उस वक्त अगर मैं आपको पता चलेगा कि ये उसका बहुत बड़ा मेजर एसक्यू है, इसके अलावा डेटॉल उनका मेजर एसक्यू है। तो उस वक्त जो है ना इट वाज दिस कंपनी जो थी इट वाज नोन एज वन ब्रांड कंपनी, और डिस्प्रीन था। और जो उनके दूसरे क्या है डेटॉल, उसका डेटॉल सोप जो था, या व्हीट क्रीम है, हार्पिक है, तो ये अभी उनकी नई लॉन्चिंग थी। तो उसके जो है ना उसमें उनको एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर जरूरत था कि जिसको फाइनेंसिंग का मसला तो मेरा जो है ना बैंक ने हल कर दिया, लेकिन उनको साथ वो ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर भी चाहिए था जो कि इनके साथ अपनी इस हार्डशिप्स को शेयर करे, और इसके सख्त मतलब आप ये कह सकते हैं कि एफर्ट्स बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड थी, और वो ही बंदा कर सकता था जो कि हंग्री हो और जिसको अपने आप को स्टैब्लिश करने का जो जुनून हो। तो तकरीबन 8 साल मैंने रैकेट बनकीजर की डिस्ट्रीब्यूशन की, और उसको जो पेशावर में किसी वक्त में लोग परेशान होते थे और डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंटली स्विच ओवर हो रही थी, वो 8 साल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास जो है ना हमारे पोर्टफोलियो पे रही। और उसके साथ फायदा ये हुआ कि रैकेट बनकीजर की स्टैम्प की वजह से लोगों को हमें फिर बताना नहीं पड़ा कि हम एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूटर हैं और हमें काम आता है। उसका फायदा ये हुआ कि लोगों को ये मतलब बावर था कि अब ये एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूटर है, मार्केट के अंदर बैठा है और उनको काम आता है। तो उसके बाद सेकंड जो मेरे पास ब्रेक थ्रू मुझे मिली वो फ्रीटो लेज की मिली, जब फ्रीटो लेज अपना कदम जमा रहा था पाकिस्तान के अंदर, और इस वक्त वो ग्रोइंग स्टेज में था। तो उन ऐसे पार्टनर्स की जरूरत थी जो हमारी तरह मतलब हंग्री फॉर ग्रोथ हो। तो वो लकीली जब हम उनके साथ उसको थर्ड, उसके बाद यूएफएस यूनिलीवर फूड सर्विसेज जो है ना हमारे पास आया, तो ये एक नया एक एवेन्यू था कि आप जो है ना फूड सर्विसेज का जो कि होटल रेस्टोरेंट था, रेसिपीज थी, इनके साथ काम करना। तो मेरे पोर्टफोलियो के अंदर जो बड़े ब्रांड्स थे उन्होंने आने शुरू हो गई, जिसमें रैकेट आरबी रैकेट बनकीजर भी था, फ्रीटो लेज पेप्सी कोला था, यूनिलीवर फूड सर्विसेज थी। फिर 8 साल के बाद जब ये स्ट्रगल हमने की तो मुझे जो ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफर हुई पेशावर के तीसरे हिस्से के लिए। इस हवाले से बताइएगा क्योंकि आपने एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बिल्कुल जीरो से स्टार्ट की। So what are those 3 or 4 or 5 steps that a person should take if he or she wants to start a distribution company in light of your knowledge? अच्छा, मैं समझता हूं कि जो कारोबार है और डिस्ट्रीब्यूशन का कारोबार बिलखसूस वो ये है कि आपको अकाउंटिंग और फाइनेंस काफी आना चाहिए, स्ट्रांग ग्रिप होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों का इशू ये होता है, वो ख्वाहिश तो जरूर रखते हैं कारोबार करने की, लेकिन जो है ना उनका वो एप्टीट्यूड टुवर्ड्स बिजनेस उस तरीके से नहीं होता। ठीक है ना, बिजनेस कोई भी हो उसका सबसे पहला स्टेप ये है कि आप आया सेल्फ अकाउंटेबल हैं या नहीं, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है। नो वन इज योर बॉस, आप ही खुद बॉस हैं और आप अपने आप को कटहरे में खड़े करेंगे और पूछेंगे अपने आप से कि अगर ये गलत हुआ है तो क्यों हुआ, मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ कि पॉइंट है। और उसके अंदर आप जो है ना टीम बिल्डिंग, आपका लाइजोन क्रिएट करना, कंपनी के साथ सेम पेज होना, और आप क्योंकि जब आप छोटे सेटअप पे काम करते हैं तो आपका जो है ना बहुत सारी जगहों के ऊपर, यानी जिस वक्त मैं आपसे थोड़ी सी हिस्ट्री बयान करूं, जिस वक्त मैं छोटा डिस्ट्रीब्यूटर था तो मोर और लेस वन मैन शो था। मैं अपना केपीओ भी खुद था, की पंचिंग ऑपरेटर भी था, अकाउंटेंट भी था, कैशियर भी था। ठीक है ना, तो आपके पास बहुत लिमिटेड ह्यूमन रिसोर्स होते थी, क्योंकि आप जो है ना, मैं सिर्फ एक थोड़ा सा फॉर द सेक ऑफ एक्सपीरियंस जो है ना आपको एक शेयर कर लूं अपनी लाइफ का एक वाकया। वो ये हुआ कि जिस वक्त मैं अपना काम कर रहा था लाइफ के अंदर, तो मुझे चूंकि सब काम खुद करने पड़ते थे, इनवाइसिंग उन दिनों में कंप्यूटर भी नहीं था, तो मैनुअल इनवाइसिंग कार्बन रख के तो पेन के साथ इनवाइसिंग किया करते थे हम लोग। तो वो रात को 12-12 1-1 बजे तक हम जो है ना ऑफिस के अंदर बैठ के तो वो सप्लाईज के चालान और जो है ना इनवाइसेस वगैरह बनाया करते थे। फिर बाद में अच्छा दूसरा ये था कि आई एम वेरी ओपन टू न्यू टेक्नोलॉजी।
मैं आई वाज उस बिल्डिंग के अंदर जहां पे मैं काम किया करता था, होलसेल मार्केट के अंदर बिजनेस किया करता था, उसके अंदर आई वाज द वेरी फर्स्ट वन जिसने सीसीटीवी कैमरास जो है ना वो इंस्टॉल किए अपने वेयर हाउस के अंदर। आई वाज द फर्स्ट वन जिसने कंप्यूटर लगाया और सॉफ्टवेयर के ऊपर किया ताकि मतलब ज्यादा काम आप थोड़े वक्त में कर सकें, इजीली मैनेज कर सकें, अकाउंटिंग अच्छी तरीके से बुक कीपिंग कर सकें। आई वाज द फर्स्ट वन कि जिसमें कहा कि ठीक है ये मैं आई हैव स्टार्टेड अर्निंग सम मनी, तो मेरा जो माहौल है ये अच्छा होना चाहिए। तो आई वाज द फर्स्ट वन कि एसी मैंने लगाया, ठीक है ना। फिर मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे कमरे में एक छोटा सा फ्रिज होना चाहिए ताकि क्योंकि मेरा टाइम तो घर से ज्यादा इधर गुजरता है तो एटलीस्ट मुझे ठंडा पानी मिल जाए। तो ये छोटी छोटी ख्वाहिशें थी जो प्रोग्रेसिव सोच की तरफ बंदे को लेके जाती हैं, ठीक है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह आज तो काफी हालात मुख्तलिफ हैं, लेकिन ये है कि जो आपको फाइनेंस एंड अकाउंटिंग की बात कर रहे थे दरमियान में जो इम्पोर्टेंट चीज मैं बताऊं, एक वक्त ऐसा आया कि जब मैं अपना मुझे महसूस हुआ कि अब मुझे कोई हेल्पिंग हैंड चाहिए बिजनेस के अंदर और मुझे कोई ह्यूमन रिसोर्स इंडक्ट करना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ कैशियर, और जो मुझे हेल्प आउट करे और जो करेंसी नोट हमारी रिकवरी आती है उसको वो गिन सके। बहरहाल पहला चैलेंज तो यह है कि उसकी 3,000 रुपए सैलरी उस वक्त बनती थी, तो मुझे ये चैलेंज आया कि विल आई बी एबल टू अकोमोडेट हिम, और ये 3,000 रुपए मेरा बिजनेस जो है ना वो निकाल भी सकेगा या नहीं। बहरहाल मैंने एक रिस्क लिया और मैंने उसको हायर किया, 3,000 रुपए उसको सैलरी दी, और फिर मेरा लाइफ का एक बड़ा एक लर्निंग आई जो मैं आपके साथ अपने स्टूडेंट्स से जरूर शेयर करना चाहूंगा। वो ये कि जब वो मुलाजिम हमारा जो सुपर था कैशियर था, वो 4 बजते थे वो घड़ी देखता था, उसको जाने की जल्दी होती थी। तो मुझे बड़ा सा गुस्सा आता था कि यार मालिक बैठा हुआ है और मुलाजिम जो है ना वो उसको जाने की जल्दी है। तो बहरहाल जो है ना मैंने जो कर सकता था उस वक्त, तो मैंने उसको फायर कर दिया कि यार ये बंदा मेरे काम का नहीं है, मतलब आई नीड सम पर्सन वेरी डिवोटेड टू लाइक मी, ठीक है। तो खैर मैंने उसको फायर तो कर दिया, फिर मैं बैठा और सेल्फ अकाउंटेबिलिटी मैंने अपनी की कि वेयर वाज द फॉल्ट, कहां पे इशू हुआ। तो फिर मुझे एहसास हुआ कि ये फॉल्ट उसके एंड पे नहीं था, फॉल्ट मेरे एंड पे है, क्योंकि जब मैं सब काम खुद करने का आदी हूं और मैं उसको वो पावर्स और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट ही नहीं कर रहा, और वो वैसे बैठा मुझे मैं ही नोट गिन रहा हूँ, वो मुझे देख रहा है, तो उसने तो घड़ी देखनी है 4 बजे तक। फिर मैंने अपना माइंडसेट चेंज किया और फिर मेरे जहन में ये चीज आई, ऑल्दो कि मैं कोई बिजनेस ग्रेजुएट नहीं हुआ, पोस्ट ग्रेजुएट इन केमिस्ट्री, मतलब ऑल टुगेदर एक डिफरेंट लाइन है एमबीए और बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है। लेकिन मेरा अगर लाइफ में मैं कहूँ कि शायद मुझे कभी जिंदगी में फिर पढ़ने का मौका मिले तो मैं इकोनॉमिक्स या एमबीए फाइनेंस की तरफ जो है ना मेरा रुझान होगा, और मेरी ख्वाहिश होगी कि मेरे बच्चे भी में से कोई एक बंदा जो है ना बिजनेस में ज्वाइन करे तो वो इस क्वालिफिकेशन को लेके हमारे साथ आए। तो ये जब आप थोड़ी स्पीड के साथ काम करना चाहते हैं और थोड़ा काम करना चाहते हैं, तो फिर आप एक टेनिस प्लेयर की तरह आप बिजनेस को रन करें, आपके हाथ में टेनिस है, यू आर द वन हु मतलब हु इज गोइंग टू हिट एंड हु इज गोइंग टू मिस। लेकिन जब आप जो है ना एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन का ख्वाब देखते हैं, देन यू हैव टू बिल्ड द टीम। फिर ये क्रिकेट टीम है, उसके अंदर आपकी पूरी टीम की जो एफर्ट्स है वो मैटर करती है, और बड़ी दफा ऐसा होता है आपने बहुत अच्छा प्लान किया है, आपने सेंचुरी भी बना दिया है, लेकिन स्टिल आपकी टीम ने लूज किया है, तो उससे आपने लर्निंग्स लेनी है। इसके अलावा इश्यूज ये होता है आपने बहुत अच्छी बॉल की है, कैच जो है ना फील्डर ने छोड़ दिया है, तो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज आपको लाइफ के अंदर आते हैं। तो ये जो है ना बिजनेस अगर आप अच्छे लेवल्स पे एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, तो मेरी अपनी लर्निंग ये है कि आप इसको फिर टीम बिल्डिंग के ऊपर जाएंगे, पावर डेलीगेट करेंगे, सिस्टम बनाएंगे, और जो आपके बेसिक 3 पॉइंट्स हैं उसको तो आपने लाइफ के अंदर कभी भी नहीं छोड़ना, और वो वही है ऑनेस्टी, हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी। राइट। तो अब ये कि हम उस पॉइंट पे आते हैं कि जहाँ पे आपने कहा कि हमने बैंक से फाइनेंसिंग ली, तो पहले तो ये बताइए कि उस फाइनेंसिंग की ज़रूरत क्यों महसूस हुई आपको, क्योंकि यकीनन आपके जहन के अंदर कोई एक्सपेंशन के प्लान्स होंगे और उन एक्सपेंशन के अंदर एक्सपेंसेस चाहिए हैं। और दूसरा ये बताइए कि जब वो फाइनेंसिंग आपको मिल गई तो कौन से वो 2-3 मेजर एरियाज थे आपके बिजनेस में जहाँ पे आपने वो पैसा लगाया? क्या आपने अपना फ्लीट बढ़ाया, क्या आपने अपने एम्प्लॉयज ज्यादा रखे, या आपने अपना ऑफिस लिया? तो व्हाट वर दोज एरियाज वेयर यू स्पेंट दैट मनी? अच्छा देखिए, जब भी कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो बिजनेस के अंदर जो फाइनेंस, डू यू हियर मी? यस आई कैन। आप मुझे सुन सकते हैं? यस। या उसपे जब ये बिजनेस में जो फंड्स होते हैं, जो फाइनेंसेस होते हैं, इट्स लाइक अ ब्लड।
तो आप जो है ना पुरानी कहावतें हैं कि ये जो थोड़ा पैसा है ये पैसे को खाता है और ज्यादा पैसा पैसे को खींचता है, ठीक है। तो अभी आपका इश्यू जो होता है, असल चीज फंड्स भी हैं, कोई थ्रेशोल्ड फंड्स आपकी रिक्वायर्ड है किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए। तो आप या तो अपनी फैमिली से जो है ना वो जो है ना बिजनेस से फंड्स लेंगे, या आप अपने किसी से लोन लेंगे लोकल पार्टी से, या आप किसी अपने बैंक्स इंस्टीट्यूशन जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर क्योंकि एक्सेस टू मनी इतनी आसानी से नहीं मिलती और आपके पास कोलेटरल होना चाहिए। लकीली उस वक्त में जो पेरेंट्स का घर था वो मैंने उसको कोलेटरल किया और आई गॉट दैट मनी। लेकिन एट द सेम टाइम बीइंग द हेड ऑफ द फैमिली, मेरे सर पे ये तलवार भी थी कि भाई ये तो एक फैमिली का शो मैंने रन करना है, जाहिर है उनकी जरूरतें भी उनको पूरी करनी है, लेकिन ये जो फैमिली प्रॉपर्टी है ये उनकी अमानत है, ठीक है। आई एम नॉट द ओनली ओनर ऑफ दैट, आई एम द कस्टोडियन ऑफ दैट। और अल्हम्दुलिल्लाह जब वो मैंने उसको कोलेटरल लेके 3 मिलियन से काम शुरू किया, जो उस वक्त रैकेट बैंकिंग को रन करने के लिए काफी थी, कुछ मेरे पास अपने फाइनेंसेस थे। और जो आप बात का एक छोटा सा एक्सपीरियंस ये भी यहाँ पे शेयर कर दूं कि अक्सर आपको जब फाइनेंसेस एक्वायर करने के लिए अपने आसपास फ्रेंड्स की तरफ जाते हैं तो उनका इशू ये होता है कि वो आपके जो है ना मतलब प्रॉफिट में तो आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कोई लॉस हो जाए तो वो उसको बियर नहीं करते हैं। दूसरा उसके अलावा इशू ये होता है कि वो दे आर क्वाइट इम्पेशेंट, और वहां पे आपकी जो श्योरिटी नहीं होती। लेट्स सपोज अगर आज आपने किसी भी अपने रिलेटिव से को फाइनेंसेस लिए, हो सकता है कि सुबह वो आए वन गुड बैड मॉर्निंग आपके लिए सुबह आपको इन्फॉर्म करेगी जी आई नीड माय मनी बैक, तो वो आपके लिए एक बहुत बहुत बड़ा पिंचिंग पॉइंट होता है, क्योंकि आप अपने आप को स्टैब्लिश कर रहे होते हो और आपके ऊपर वो कहता है अचानक मुझे दो। तो आप वो सारा जो आपकी जो मतलब एफिशिएंसी है या आपका जो प्लानिंग्स है वो शटर हो जाती हैं। और उसका दूसरा नुकसान ये होता है कि अगर आप उनको वो फंड्स वापस नहीं करते हैं तो आपकी क्रेडिबिलिटी भी जो है ना वो एट स्टेक होती है, फैमिली के अंदर भी। तो मेरे पे अल्हम्दुलिल्लाह जिस वक्त मैंने शुरू जब किया तो अपने किसी फैमिली जो रिलेटिव्स हैं जो वेल ऑफ थे उनको कहा, फिर उसके बाद जब दायरा है उसके अंदर मार्जिन्स जो थे वो स्क्वीज हो गए, किसी भी वजह से मार्केट का स्लम आया तो उनका रिटर्न जो है मंथली वो कम आया, तो दे स्टार्टेड कि नहीं मुझे तो पहले इतना मिलता था अभी इतना मिल रहा है। तो वो पॉइंट मेरे जहन में आ गया कि यार ये मेरे साथ एक सस्टेनेबल मॉडल नहीं है। मेरा ये फैमिली का जो बंदा है जिसके फंड्स हैं तो ये इसकी एक्सपेक्टेशंस बड़ी हाई हैं और मेरा जो मतलब इस वक्त जो बिजनेस है वो उस तरीके से परफॉर्म शायद ना करे या इसको मुझे पेशेंस के साथ करना पड़ेगा। तो फिर उस वक्त मुझे जो बैंक जो है ना वो ज्यादा सूटेबल जो है ना वो फाइनेंसिंग की जो लैंडिंग एजेंसी थी वो सामने आई। लेकिन बैंक का ये है कि आपने अपना कोलेटरल दिया हुआ है, यू नीड टू बी वेरी वेरी कॉशियस विद दैट मनी। क्योंकि मैं जब कभी बैंक की तरफ जाता था फाइनेंसिंग उसके लिए, तो कभी बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस का बैनर जब वो कुर्की होते हुए या नीलाम होने के लिए बैंकों के बाहर लगा होता था तो काफी मेरे लिए वो एक फ्राइटेंड मोमेंट होता था कि यार आई डोंट वांट टू बी जो है ना प्लेस ऑन दैट जो है ना वॉल ना। तो वो एक काफी मतलब आप समझते हैं कि आपने वो बड़ा संभल के और फूंक फूंक के कदम रखने हैं, मतलब यू हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस कि यार आपने जो है ना पैसा बनाना है। और दूसरा मैं समझता हूँ कि बैंक के फाइनेंसेस जो होते हैं इसकी बड़ी सिंपल इक्वेशन है। होता बाज़ लोग जो है ना वो गलती कहाँ कर पाते हैं, वो ये गलती करते हैं कि उन्होंने अगर 30 लाख बैंक से लिया तो जाते साथ ही 8 लाख 10 लाख की तो वो गाड़ी खरीदेंगे, ठीक है ना, और अपना जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है या क्वालिटी ऑफ लाइफ को एकदम अपग्रेड कर लेंगे। तो मेरा ख्याल कहता है कि आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ स्पेंडिंग मनी, ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम जो है ना मतलब आई हैव द रियलाइजेशन, वेरी क्लियर रियलाइजेशन, टू स्पेंड गुड यू हैव टू अर्न गुड। तो इक्वेशन आपकी ये बड़ी बैलेंस्ड होनी चाहिए कि आपका जो आपको पता हो कि आपने कमाना किस तरह है और फिर आपको ये भी पता हो कि आपने खर्चना किस तरह है। तो मैं दोबारा यही जानना चाहूंगा कि बिजनेस के कौन से एरियाज थे, क्या वो पैसे जो आपने बैंक से लिए वो रैकेट बैंकिंग की रिक्वायरमेंट थी, डिड यू गिव दैट मनी टू देम एज सम काइंड ऑफ गारंटी, या फिर आपने अपने बिजनेस का फ्लीट एस्टैब्लिश किया, क्या किया उन पैसों से? नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन में देयर इज नथिंग लाइक गारंटी, ये थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है। इसके अंदर स्टॉक्स जो है ना वो आपको एडवांस पेमेंट्स के अंदर मिलते हैं, ठीक है, तो यू हैव टू इन्वेस्ट मोस्ट ऑफ द अमाउंट इन द स्टॉक्स। और दूसरा अभी इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अपना जो प्रोडक्ट है यानी आप जिस वक्त बाइंग कर रहे हैं कंपनी के साथ तो आपकी नेगोशिएशन बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए और आप उनके पावर एसकेयूज को खरीदें
पैसा उसमें लगाएं, ना कि किसी डेड इन्वेस्टमेंट के अंदर आपका पैसा चला जाए, क्योंकि जितना पैसा आपका सर्कुलेशन में रहेगा उतना ज्यादा आपकी जो है ना वो जो है ना इट विल गिव यू द मनी। ठीक है, तो सर्कुलेशन ऑफ इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स जो है ना, मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त काफी की रोल है। फंड जरूरी है, थ्रेशोल्ड फिगर है। और दूसरा मेरा अपना क्वेश्चन ये भी है कि जब आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं तो आपके डिसीजंस भी बेहतर होते हैं, क्योंकि आपके पास गलती की गुंजाइश नहीं होती है। जब आपके पास जो है ना वाफर फंड होते हैं तो आप गलती है, क्योंकि आप ओवर कॉन्फिडेंस में जो है ना वो गलती कर बैठते हैं, क्योंकि आपको ये पता होता है कि जी मेरे पास फंड्स हैं, इफ आई लूज तो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। लेकिन नहीं, मैं समझता हूँ जैसा वारन बुफेट कहता है कि आपका जो है ना वो पानी की जो गहराई है आप दोनों पांव से नहीं जो है ना नाप सकते हैं, आपको बड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। तो यानी कि ये पैसा आपने ज्यादातर स्टॉक्स में लगाया, उससे रनिंग स्टॉक खरीदे, फिर आपने कहा पावर स्टॉक और उसमें सर्कुलेट किया। या बिल्कुल, उससे सर्कुलेट किया। ऑब्वियसली जब द मोर यू विल सेंड द मोर यू विल अर्न, जितना इफेक्टिव सेल्स करेंगे टर्नओवर आपका बढ़ेगा। कंपनी की भी ऑब्जेक्टिव देखिए, एक चीज जब तक आप जो है ना बेचते नहीं है ना आपको प्रॉफिट नहीं आता। चीज बिकेगी तो प्रॉफिट आएगा, और जितनी ज्यादा बेचेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट आएगा। तो ये किस सन की बात है? 2006 की बात है ये? 2006 की बात है जी। और 2006 में आपका फ्लीट साइज क्या था? डिड यू हैव दीज पिकअप्स? हाउ वुड यू डिस्ट्रीब्यूट द स्टफ? अच्छा, जब मैंने काम स्टार्ट किया तो हमारे पास 3 साइकिलें थी, बाइसिकल्स। अच्छा, ठीक है, हाँ जी। तो 2000 उसके में? पीछे वो जो 2000 में जी, ठीक है, तो उसके कैरियर के पीछे जो है ना वो हम जो है ना वो काटन बांध के सूतरी के साथ और अपने लड़कों को दौड़ाते थे। लेकिन उसका जो है ना, लेकिन हमारे पास हंगर थी, मतलब हम ये चाहते थे कि यार जो गाड़ी जिसके पास फ्लीट है गाड़ी का, तो वो ट्रैफिक में फंस जाएगा, वो माल इतनी जल्दी नहीं पहुंचा सकेगा, मैं साइकिलों पे मेरा लड़का जाके विद इन नो टाइम पहुंचाएगा। तो फिर आस्ता आस्ता फिर हमने जो है ना वो जब दायरे आपने अपने शहर से, ये तो वो आप साइकिल पे तो मैनेज अपने आस अतराफ का एरिया कर सकते हैं, जब आप थोड़ा सा उसको अपनी रीच को बढ़ाएंगे तो उसके लिए फिर आपको जो है ना वो गाड़ियों का फ्लीट चाहिए। तो फिर हमने कुछ सेकंड हैंड गाड़ियां खरीद ली, ठीक है ना, पहले 1 खरीदी, फिर 2 खरीदी, फिर 3 खरीदी। तो 2006 में मेरे पास अपना 3 गाड़ियों का फ्लीट था, कुछ हमने आउटसोर्स किया, ठीक है ना। तो उसके बाद मुझे याद है 6 गाड़ियों से हमने 3 गाड़ियां अपनी और 3 गाड़ियां जो है ना वो आउटसोर्स करके हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। ये जितना पैसा था अपना प्लस क्योंकि उस वक्त कुछ 6 मिलियन की टोटल इन्वेस्टमेंट थी रैकेट बेनकीजर में, लिक्विड इन्वेस्टमेंट, जिसमें 3 मिलियन उस वक्त तक जो है ना 2000 से 2000 तक जो है ना वो थोड़ी बहुत अपनी सेविंग, वो 5 लाख जो है ना ये जो है ना 30 लाख बन चुके थे। और उसके बाद जो आप समझें कि जो है ना उसके बाद जो बैंक ऑफ फाइनेंसिंग आया तो एकदम पंप इन पैसा हुआ। फिर उसके बाद हमें हमारी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी थी, तो हमारी जो लिमिट थी वो पहले जो है ना 3 मिलियन से डायरेक्ट 7 मिलियन गया, फिर 7 मिलियन से 1 करोड़ 20 लाख की लिमिट हमें मिल गई। तो हमें आस्ता आस्ता अपनी नीड्स के साथ साथ हमारी बैंक की फाइनेंसिंग भी हमारी क्रेडिट हिस्ट्री को देखते हुए हमारी बढ़ती गई। अच्छा, ये जो 3 साइकिल वाली आपने बात बताई बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये वो चीजें हैं जो कि इंस्पिरेशनल होती हैं बच्चों के लिए, कि वो आपने सिर्फ साइकिल से जी स्टार्ट कर दिया, आपके पास गाड़ियां नहीं, चलो जो है उससे स्टार्ट कर लो। तो ये 3 साइकिल जी कब जी। तक रही? 2000 में आपके पास 3 साइकिल्स थी, और फिर पहली गाड़ी आपने किस सन में ली? हमने पहली गाड़ी 2003 में खरीदी थी जी। और ये वो पैसा सारा आपके बिजनेस सही सर्कुलेट के निकला था, उसको आपने जमा किया फिर से या गाड़ी? सर्कुलेटिंग या जो थोड़े थोड़े पैसे करके सेकंड हैंड गाड़ियां, ठीक है ना, तो जो ना उसमें फिर एक आध गाड़ी हमने फाइनेंस करवा दी, ठीक है अच्छा। ना। तो बस ये था कि फिर आपका, मैं आपको ये समझता हूँ तो कि जो मेहनत थी वो फेनेटिकली थी। फेनेटिकली ये था कि मुझे ये होश नहीं था कि सुबह किस वक्त होती है और रात किस वक्त होती है। अमूमन फजर की नमाज जो है ना मैं अपने ऑफिस में पढ़ता था, और रात को 12 बजे तो ये कॉमन प्रैक्टिस होती थी वहां से जाना। तो शुरू में डिस्ट्रीब्यूशन आपको किन कंपनीज की मिली, वो जो आप साइकिल्स पे किया करते थे? हाँ, वो मेडिपाक एक फार्मास्यूटिकल की कंपनी है, तो आई ड्रॉप्स बनाती है उसकी, तो वो लोग लाइट वेट आइटम्स भी होते थे। इसके अलावा जो है ना वो जो छोटी छोटी जो फार्मास्यूटिकल की ये आइनमेंट्स और क्रीम्स होती थी, सल्फ फार्मास्यूटिकल अमीन एजेंसीज, इनकी छोटी छोटी होती थी। तो ये इससे हम जो है ना बेचते थे। फिर छोटे हम जो है ना वो डीलर बन गए ग्लेक्सो वेलकम के, बहुत बड़ी कंपनी है, तो उसके हम जो है ना वो माल उठाते थे, हमें एक टारगेट देते थे, उसके ऊपर हमें 3% डिस्काउंट देते थे। तो हम वो माल लेके जो अपने यहाँ सतराफ में, यानी हम 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करते थे और जो है ना उस पर 3% हमें मिलता था, हम आगे 2% के ऊपर माल बेच के 1% के ऊपर ग्रास मार्जिन के ऊपर लेकिन टर्नओवर पे खेलते थे। तो वो सारी लर्निंग थी, ठीक है ना। अभी वो वक्त याद आता है तो बार उसको एंजॉय भी करते तो हैं, क्योंकि ये एट द एंड इसमें ये जो आपने बताया ग्लैक्सो ग्लैक्सो वेलकम की, आपने कहा कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, इसके अंदर मुझे आपकी बातों से अंदाजा हो रहा है कि इसमें सेल्स भी आपकी जिम्मेदारी थी।
जी 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 बिल्कुल, इसमें तो आप जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स थे। अच्छा। बिजनेस जब शुरू करते हैं तो फिर तो आप यू नीड टू बी अ वेरी गुड फाइनेंस मैनेजर, यू नीड टू बी अ वेरी गुड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, यू नीड टू बी अ गुड सेल्स मैनेजर, यू नीड टू बी ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर, और हर चीज आपने करनी, ठीक है। अच्छा, आपकी तो बातों से एक और आपका जो अंदाजा ये होता है कि आपने 3 साइकिल्स और कुछ कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन से काम किया, तो मैं अंदाजा लगाता हूँ कि मेरे ख्याल से आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कोई लाख 1.5 लाख रुपए होगी। जी, मैं आपसे अर्ज किया कि मुझे वालिद साहब ने अपनी लाइफ के अंदर 5 लाख रुपए दिया था, और वो भी 5 लाख इकट्ठा नहीं मिला था। मतलब वो मुझे एक्सेस करते थे, फिर उसके बाद मेरे फादर वाज अ वेरी विजनरी मैन, तो वो कैलकुलेटर्स मेरे पे लगाते थे कि भाई ठीक है, अच्छा ये बच्चे को दिया लाख रुपए, पता किया भाई प्रॉफिट कितना है, ठीक है। फिर मेरे वालिद साहब, मेरी आदत होती थी हर महीना अपना प्रॉफिट एंड लॉस लेके बुक्स उनके पास चला जाता था कि जी ये मैंने कमाया। तो मुझसे दो चीजें पूछते थे कि बेटा मुझे अपनी कमाई मत बताओ, मुझे बताओ तुम्हारे खर्चे कितने हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद मुझे बताओ तुम्हारा मार्केट के अंदर क्रेडिट कितना है, क्योंकि वो बिलीव करते थे कि जो है ना आप कैलकुलेटर रिस्क लो, ठीक है। जब आपके पास फंड्स कम हो और आपसे कोई मतलब आपके पास गलती की गुंजाइश नहीं है, एक गलती और यूर ड्राउंड। एक्सलेंट। तो इसका मतलब पहला जो आपका ब्रेक थ्रू आपने बताया, वो आपके पास रैकेट वेंगीजर की डिस्ट्रीब्यूशन थी जो कि 2006 2006 में में आई, एफएमसीजी। जिसमें आपने कोई 3 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की और पावर स्टॉक्स लेके उनको फिर आपने सर्कुलेट करना शुरू किया। जी जी। जी जी। तो उसके बाद फिर व्हाट वाज द नेक्स्ट बिगेस्ट माइलस्टोन दैट यू अचीव्ड आफ्टर दैट? फिर उसके बाद जो था कि अच्छा ये रैकेट बेनकीजर का जो बिजनेस है, ये क्वाइट ट्रिकी, हम्म मतलब ये इट्स नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी, हम्म ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसके अंदर चैलेंजेस आते हैं जब आपकी स्टॉक्स चलने वाले होते हैं, तो उसके साथ मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि ट्रांसशिपमेंट होती है, एक दूसरे के इलाकों से माल लोग अपने टारगेट को पूरा करने के लिए देते हैं, तो वहां पर फिर आप रिटेल कवरेज, पेनिट्रेशन, ठीक है ना, तो हौसला आपको मल्टीनेशनल के साथ काम करते हुए बड़ा कभी रखना पड़ता है। तो लेकिन उसके बाद जो है ना लेस जो था वो मेरा बड़ा दूसरा मेजर ब्रेक थ्रू था। ये कब हुआ? फ्रीटो लेस जो माशाल्लाह ये था 2008 में मुझे मिला, अब 2 साल के बाद, अच्छा, ये रैकेट जो बेनकीजर के 2 साल बाद मुझे रैकेट पेंकीजर और लेज ने आपको चूज किया, तो आपने इनको एक्टिवली अप्रोच किया था या इन्होंने आपको अप्रोच किया? अगर इन्होंने आपको अप्रोच किया तो उन्होंने आपने क्या देखा? जी रैकेट बेनकीजर ने तो मुझे अप्रोच किया, तो क्या उनको ऐसा नजर आया कि उनका और यार इनको देना चाहिए? मेरा ख्याल मेरी उनको जरूरत थी ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर की कि जो उनके साथ एफर्ट्स करे, जिसके हम्म पास पैसा तो बहुत ज्यादा वाफिर शायद ना हो, लेकिन जो है ना वो उसको उनके साथ भाग दौड़ ज्यादा करे अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए। तो वो एक मेरे लिए जो है ना वो टर्निंग पॉइंट था। और उसके बाद लेज जो था वो भी बिल्कुल हम्बल फुटिंग से आया। और अब मैं अर्ज कर लूं, अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो शायद जितना वॉल्यूम उन दिनों में मैं 2008 में पूरे महीने में करता था, आज मैं शायद एक दिन में कर पाता हूँ। एक्सलेंट। हेलो। जी जी, आई कैन हियर यू। शायद जितना वॉल्यूम उन दिनों में 2008 में पूरे महीने में करता था, वो केस स्टडीज थे। और उसके अलावा फिर उसके बाद यूनिलीवर फूड सर्विसेज जो है ना उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हमें मिली। तो यूनिलीवर जो ये फूड कब हुआ? सर्विसेज है वो इंतहाई प्यारी कंपनी है, बड़ी कंसेप्चुअल सेलिंग की कंपनी है, ठीक है ना, और एक नया एवेन्यू था मार्केट से हटके होटल रेस्टोरेंट। इट वाज इन 2009। 2009 में आपको यूनिवर्सल फूड की डिस्ट्रीब्यूशन मिल गई, जबरदस्त। तो उसके बाद फिर जो है ना वो बस सिलसिला चलता रहा। उसके बाद 2016 के अंदर वो मुझे रादर 2014 के अंदर मैंने चेंज की, रैकेट बेनकीजर से यूनिलीवर की डिस्ट्रीब्यूशन मैंने एक्वायर की, और थर्ड एडिशन था मैं पेशावर के अंदर। एक्सलेंट। फिर उसमें भी वो भी जो है ना काफी स्ट्रगलिंग है, क्योंकि बड़ा वॉल्यूम है, ठीक है। और रैकेट बेनकीजर का जो पूरे महीने का वॉल्यूम था पूरे पेशावर का, वो यूनिलीवर का तीसरे हिस्से की उतनी सेल्स थी। हम्म तो मतलब ये एक, और फिर उसके बाद लकीली 2 साल के अंदर मैं जो थर्ड एडिशन था वो एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन पेशावर के अंदर मिल गई। तो आज गुजशत 7 साल से मैं इस वक्त यूनिलीवर का जो है ना एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर जो है ना एंजॉय कर रहा हूँ, एक्सक्लूसिविटी एंजॉय कर रहा हूँ पेशावर के अंदर। जबरदस्त। तो ये एक्सलेंट, आपकी यानी कि 2006 से 2020 के दौरान तकरीबन 14 साल के अंदर ये बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ पेशावर, माशाल्लाह। आप किस नाम से कंपनी ऑपरेट करते हैं तो ये बताइए। दूसरा ये कि क्या ये नाम बदला या 2000 से वही चल रहा है?
और तीसरा ये कि इस वक्त आपका स्टेटस क्या है, व्हाट इज योर फ्लीट साइज, या जो भी बिजनेस के साइज को मेजर करने के लिए पैरामीटर्स हैं वो क्या है इस वक्त? देखिए इस वक्त जो है ना, पहले हमारी जो कंपनी का नाम था वो मक्का फार्मास्यूटिकल एजेंसी था, क्योंकि हम लोग फार्मास्यूटिकल बिजनेस से हमारा ताल्लुक था। सही है। 2006 में भी हम फार्मास्यूटिकल ही रहे। जब यूनिलीवर का हमने 2014 में बिजनेस किया तो फिर हमने इस नेम को चेंज किया, मक्का फार्मास्यूटिकल एजेंसी से हमने इसको ट्रांसफॉर्म करके मक्का एजेंसी कर दिया, ताकि वो फार्मास्यूटिकल की छाप हमारे पास स्पेसिफिक ना हो। उसके बाद हमने जब लेस के साथ और यूनिलीवर फूड सर्विस के साथ बिजनेस किया तो फिर प्योर एफएमसीजी कंपनी मेरे भाई के नाम पे, शाकिर एंड एसोसिएट के नाम से हमने शुरू किया। तो करंटली हम 2 कंपनी नाम के साथ काम कर रहे हैं, मक्का एजेंसी हमारी पेरेंट कंपनी और उसके साथ हमारी सब्सिडरी है शाकिर एंड एसोसिएट्स। बोथ आर सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड पार्टीज, शाकिर एंड एसोसिएट्स। शाकिर एंड एसोसिएट्स, ऑलराइट, ओके, सही है। तो ये दोनों जो है ना एक सेल्स टैक्स। सही है। इस वक्त हम 60 व्हीकल्स हैं हमारी पेशावर के अंदर, जो उसके हर नूक एंड कॉर्नर के अंदर जो है ना डिलीवर कर रहे हैं। हमारे पास 350 के करीब एम्प्लॉइज हैं। बहुत शुक्रिया आदित्य साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपका मैंने 1 घंटे से ज्यादा वक्त ले लिया, थोड़ा बाकी ये है कि इट वाज अ वेरी एंजॉयबल सेशन। आपकी स्टोरी बहुत इंस्पिरेशनल है माशाल्लाह। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर द स्टूडेंट्स हु आई टेल इट। So thank you very much and I hope that we talk again. Thank you. थैंक यू वेरी मच। आई होप कि मैंने आपको बोर नहीं किया होगा। नहीं, it was an excellent story. Thank you very much. Thank you. Allah. थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। जिस वक्त मैंने बिजनेस को एज अ कैरियर ऑप्ट करने का इरादा मुसम्मम कर लिया और मेरे वालिद ने मुझे कहा कि ठीक है आप यू आर श्योर, तो फिर मेरी कुछ एडवाइजेस हैं जो तुमने अपने पल्लू में बांध लेनी है और तुमने उस एडवाइजेस के ऊपर काम करना है। तो बड़ी कॉमन सी थी और आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड कि मेरे वालिद ने मुझे वो वैल्यूज मेरे साथ जो है ना वो शेयर की, जो आज तक हम उसको इंटैक्ट करके उसी के बेसिस के ऊपर अपनी लाइफ को और अपनी बिजनेस लाइफ को कंटिन्यू कर रहे हैं। उसकी मिसाल उन्होंने मुझे इस तरीके से दी कि बेटा ये जो आपका दूध है वो कढ़ाई में एक दूध मनों के हिसाब से पड़ा होता है, लेकिन अगर उस मनों के दूध के में जो है ना आप एक कतरा गलाजत का डाल दें तो वो पूरा दूध जो है ना वो पीने के काबिल नहीं रहता। तो आप अपने रिज़्क के अंदर जो है ना वो हराम और हलाल की तमीज इसी तरह कीजिएगा कि इसके अंदर हराम का लुकमा शामिल ना हो। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है ना 20 साल गुजरने के बाद भी हम उस पॉलिसी पे अमल दरामद करते हैं कि हमारे रिज़्क के अंदर हलाल अपने बच्चों को खिलाएं और उसमें किसी किस्म की हराम की आमेज़िश ना हो। या दूसरा उन्होंने कहते थे कि आपका जो बिजनेस है इसकी मिसाल गाड़ी की सी है। आप सुबह उठें, इस गाड़ी के रेडिएटर में पानी भी चेक करेंगे, इसका ऑयल भी चेक करेंगे, इसके टायर की हवा भी चेक करेंगे, रोड की पोजीशन देखेंगे। अगर आपका रोड स्मूथ है तो आप जो है ना स्पीड लगाएंगे, अगर आपका खड्डे आ गए हैं तो आप अपनी स्पीड को स्लो कर देंगे। तो एक लिहाज से दरिया को कूजे में मतलब बंद करना, ये वालिद साहब ने मुझे उन नसीहतों को दिया और उसको हमने कैरी करके जो है ना अपनी जो ये 20 साल हैं ये गुजारे और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें कोई रिग्रेट्स नहीं है। हम अभी आज उन वैल्यूज को लेके चलते हैं और मतलब हमें खुशी होती है। दूसरा इसके अलावा मेरे वालिद साहब का एक नसीहत थी कि बेटा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिस्क इन लाइफ। तो एक लाइफ का रिस्क ये है कि आप बैठे हुए हैं और छत आपके ऊपर आ जाए, गिर जाए, ठीक है, तो ये अम्र रबी है, आप इसको कबूल कर लो और अल्लाह का अमर जानो और इस पे राजी हो जाओ। और दूसरा ये है कि आप ट्रेन की पटरी के ऊपर चढ़ो और ये अज्यूम करो कि मुझे गाड़ी हिट नहीं करेगी। तो दिस इज नॉट रिस्क टेकिंग, दिस इज स्टुपिडिटी। सो ऑलवेज डिफरेंशिएट बिटवीन स्टुपिडिटी एंड रिस्क टेकिंग। तो लाइफ में हमने इसको भी अपने पल्लू से बांधा कि रिस्क टेकिंग और जो है ना जो स्टुपिडिटी है उसको जरूर डिफरेंशिएट किया है। और मेरी लाइफ का जो इन 20 सालों के अंदर या 6 साल जो मेरे स्ट्रगल शुरू में जब आप एफर्ट्स कर रहे होते हैं, तो मैं जो अगर इसको समराइज करूं 3 मेजर पॉइंट्स में कि ये लाइफ के अंदर आपको अगर सक्सेस अचीव करनी है तो आप क्या 3 ऐसे काम करें जिसको जो है ना जो आपको आगे हेल्प आउट करेगा या आपको स्टैब्लिश करने में मदद देगा। उसमें सबसे पहला पार्ट जो है ना वो ऑनेस्टी का है। You need to be honest with the people and you need to be honest with the work जो आप कर रहे हैं। दूसरा उसमें है हार्ड वर्क, जिसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि बगैर हार्ड वर्क के आपको जो है ना कुछ नहीं मिलता। बाज़ नजर में बाज़ लोगों को बगैर हार्डशिप गुजारे भी कुछ ना कुछ मिल जाता है, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं होता। तीसरा जो पॉइंट है वो है कंसिस्टेंसी। अल्लाह पाक, मैं समझता हूं कि इंसान का कुरान में है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि इंसान पर अल्लाह ताला इतना बोझ डालता है जितना वो सह सके। और दूसरा है कि लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, कि इंसान को उतना ही कुछ मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है। तो कोशिश करना हमारा काम है, देना ना देना उस रब का काम है। आप अगर अपने कंसिस्टेंट होके आप अपने काम के साथ तवज्जो से काम करते हैं तो
आखिर आपके पास साथ दरवाजा जरूर खुलता है। अल्लाह ताला जो है ना, बड़ी दफा हम लोगों को थोड़ा सा काम करते हैं और फिर इम्पेशेंट हो जाते हैं।